भारत के विशाल इतिहास के किताबों में अक्सर उन साम्राज्यों की कहानियां प्रमुखता से उकेरी जाती हैं जिन्होंने बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त की, लेकिन उन शक्तियों का उल्लेख कम होता है जिन्होंने अजेय समझे जाने वाले साम्राज्यों को अपनी सीमाओं पर रोक दिया। भारतीय उपमहाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी, 17वीं शताब्दी के दौरान एक ऐसे ही अद्वितीय प्रतिरोध का साक्षी बना। जब लगभग संपूर्ण भारत मुगल साम्राज्य के ध्वज तले आ चुका था, तब असम का अहोम साम्राज्य अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा रहा। इस प्रतिरोध का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्तित्व ने किया जिसकी रणनीतिक प्रतिभा और देशभक्ति ने उसे न केवल असम बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास के महानतम सेनापतियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लचित बोरफुकन की। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे स्थानीय रूप से लुइत के नाम से जाना जाता है, केवल जल का स्रोत नहीं थी। ये अहोम साम्राज्य की जीवन रेखा और उसकी सबसे बड़ी रक्षात्मक खाई थी। ये क्षेत्र अपनी भौगोलिक जटिलताओं, घने जंगलों, बाढ़ के मैदानों और पहाड़ियों के कारण बाहरी आक्रमणकारियों के लिए सदैव एक चुनौती रहा। मुगलों के लिए असम केवल विस्तार का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये क्षेत्र हाथियों, अगरवुड, रेशम और सोने जैसे संसाधनों का भंडार था। इसके अतिरिक्त ये तिब्बत और बर्मा, जो कि वर्तमान म्यांमार है, उसके व्यापारिक मार्गों का प्रवेश द्वार भी था। अतः मुगलों की लुक ईस्ट नीति का ये एक अनिवार्य हिस्सा था। ये वीडियो लचित बोरफुकन के जीवन और उनके दौर की पूरी कहानी को सरल और सहज भाषा में बताता है। यहाँ हम सिर्फ उनके लड़े गए युद्धों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य तंत्रों का विश्लेषण करेंगे कि कैसे वे एक छोटे राज्य को तत्कालीन विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मुगल सेना को परास्त करने में सक्षम बनाया। लचित बोरफुकन की सफलता को समझने के लिए हमें पहले उस तंत्र को समझना आवश्यक है जिसने उन्हें शक्ति प्रदान की। अहोम साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1228 ईस्वी में चाओलुंग सुकाफा ने की थी, वो एक साधारण राजशाही नहीं थी। ये ताई शान संस्कृति और स्थानीय स्वदेशी परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण था। अहोम लोग मूल रूप से मोंग माओ, जो वर्तमान चीन के युन्नान प्रांत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, वहां आए थे। सुकाफा ने पटकाई पहाड़ियों को पार कर ऊपरी असम में अपना राज्य स्थापित किया और 600 वर्षों के अपने इस शासनकाल में अहोमों ने न केवल अपनी सत्ता बनाए रखी, बल्कि स्थानीय बोडो कचारी, मोरान और वराह जैसे जनजातियों को अपने प्रशासन में शामिल कर एक साझा असमिया पहचान का निर्माण किया। ये सामाजिक सामंजस्य ही उनकी सैन्य शक्ति का आधार था। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो वे किसी एक राजा से नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता से लड़ रहे थे। अहोम सैन्य मशीनरी का हृदय उनकी पाइक प्रथा थी। ये एक अनिवार्य श्रम और सैन्य सेवा प्रणाली थी जो आधुनिक समय की अनिवार्य सैन्य भर्ती से मिलती जुलती थी, लेकिन अधिक व्यवस्थित थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूं कि इस सेना में कैसे लोगों का चयन होता है, जिसमें पहला है इसकी संरचना में राज्य के प्रत्येक वयस्क पुरुष, जो कि 15 से 50 वर्ष की आयु के बीच है और जो कुलीन या पुजारी नहीं था, उसको पाइक कहा जाता था। दूसरा है गोट प्रणाली। इसमें 4 पाइकों का एक समूह गोट कहलाता था। शांति काल में गोट का एक सदस्य रोटेशन के आधार पर राज्य के लिए कार्य करता था, जैसे कि सड़क निर्माण, बांध बनाना आदि, जबकि बाकी 3 उसके खेत और परिवार की देखभाल करते थे। युद्ध काल में गोट के 2 या 3 सदस्यों को सेना में बुलाया जा सकता था। वहीं तीसरा है सैन्य लामबंदी। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये था कि अहोम राजा को विशाल स्थायी सेना रखने की आवश्यकता नहीं थी। एक आदेश पर लाखों प्रशिक्षित नागरिक सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी अभियान के दौरान इसी प्रणाली का उपयोग कर कम समय में विशाल सेना खड़ी की। और अंतिम है पदक्रम। इसमें पाइकों का नेतृत्व बोरा, जिसमें 20 पाइकों का कमांडर, सैकिया, जिसमें 100 पाइकों का कमांडर, और हजारिका, जिसमें 1000 पाइकों का कमांडर करते थे। ये पदानुक्रमित संरचना आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती थी। अक्सर ये माना जाता है कि भारतीय शासक तोपखाने और नौसेना में यूरोपीय या मुगलों से पीछे थे, लेकिन अहोम इस नियम के अपवाद थे, क्योंकि असम की नदियां ही अहोमों की शक्ति थीं। अहोम युद्ध नौकाओं को बछारी कहा जाता था। ये नावें चंबल जैसी सख्त लकड़ी के एक ही तख्ते को तराशकर बनाई जाती थीं। इनका पेंद चपटा होता था, जो उन्हें उथले पानी में चलने और तेज बहाव को काटने में सक्षम बनाता था।
एक बछारी में 60 से 80 सैनिक सवार हो सकते थे। ये नावें मुगलों के भारी भरकम जहाजों की तुलना में छोटी लेकिन अत्यधिक फुर्तीली थीं। अहोम नाविक नदी की धाराओं, भंवरों और हवा की दिशा से भली भांति परिचित थे। वे मुगलों के बड़े जहाजों को संकरे रास्तों में घेरकर उन पर बिजली की गति से हमला करते थे। वहीं अहोमों ने बारूद निर्माण की अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित की थी। अहोम तोपों को बोरटोप कहा जाता था। वहीं रिपुंजय नामक एक प्रसिद्ध तोप का निर्माण 1693 में हुआ था। लेकिन लचित के समय भी अहोमों के पास उत्कृष्ट ढलाई तकनीक थी, जैसे कि हिलोई, ये हाथ से चलाने वाली बंदूकें थीं। अहोमों के पास हिलोईदारी कोंवर नामक एक विशिष्ट रेजिमेंट थी जो सटीक निशानेबाजी के लिए जानी जाती थी। अहोम लोग गाय के मूत्र, विशिष्ट पौधों की राख और गंधक का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाला बारूद बनाते थे, जो नमी वाले वातावरण में भी प्रभावी रहता था। 17वीं शताब्दी का भारत मुगल सत्ता के चरमोत्कर्ष का काल था। शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासनकाल में साम्राज्यवादी विस्तार का पर्याय बन गया था। मुगलों के लिए बंगाल सूबा राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था। बंगाल की सुरक्षा और विस्तार के लिए पूर्वोत्तर की ओर बढ़ना एक स्वाभाविक रणनीतिक कदम था। असम के हाथी मुगलों की सेना के लिए और वहां का सोना और वन संपदा उनके खजाने के लिए आकर्षण का केंद्र थे। इसके अलावा अहोम राजाओं द्वारा मुगलों के विद्रोहियों को शरण देना, जैसे कि शाह शुजा का मामला, औरंगजेब के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। अहोम और मुगलों के बीच संघर्ष 1615 में ही शुरू हो गया था। कई युद्धों के बाद 1639 में अहोम सेनापति मोमाई तमूली बोरबरुआ, जो कि लचित के पिता थे, और मुगल फौजदार अल्लाह यार खान के बीच असुरार अली की संधि हुई। इस संधि ने बरनदी नदी को दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित किया। पश्चिमी असम और कामरूप पर मुगलों का वर्चस्व स्वीकार किया गया। ये शांति लगभग 2 दशकों तक बनी रही, लेकिन ये एक तनावपूर्ण शांति थी। 1658 में मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान अहोम राजा जयध्वज सिंह ने मुगलों की अस्थिरता का लाभ उठाकर पश्चिमी असम को वापस जीत लिया और ढाका के पास तक अपनी सेनाएं भेज दी। औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही अपने सबसे काबिल सिपहसालार मीर जुमला द्वितीय को बंगाल का गवर्नर बनाया और उसे असम को सबक सिखाने का आदेश दिया, जिस पर जनवरी 1662 में मीर जुमला ने एक विशाल सेना के साथ असम में प्रवेश किया। इनके सेना में 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सैनिक और 323 युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा शामिल था, जिसमें पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी नाविक भी थे। अहोम सेना, जो पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी शिथिल हो गई थी, इस आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। मानस नदी पर स्थित जोगी घोपा का किला बिना किसी लड़ाई के गिर गया। 17 मार्च 1662 को मीर जुमला ने अहोम राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। वहीं राजा जयध्वज सिंह को नाम रूप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मुगलों ने राजधानी में भारी लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा गया और अहोम राजाओं के कब्रों को खोदकर खजाना निकाला गया। हालांकि प्रकृति ने अहोमों का साथ दिया। मानसून आते ही असम की नदियां उफान पर आ गईं। मुगल सेना बाढ़, मलेरिया और रसद की कमी से घिर गई। अहोमों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। रात के अंधेरे में वे मुगलों पर तीर बरसाते और गायब हो जाते। मीर जुमला स्वयं बीमार पड़ गया और उसे संधि के लिए विवश होना पड़ा। जनवरी 1663 में ट्रीटी ऑफ घिलाझरी घाट पर हस्ताक्षर किए गए। ये संधि अहोम इतिहास का सबसे काला अध्याय थी। इसकी शर्तें अहोमों के लिए अत्यंत अपमानजनक थीं। इसमें अहोमों को अपना प्रिय पश्चिमी असम, जिसमें गुवाहाटी जैसा महत्वपूर्ण नगर भी शामिल था, वो मुगलों को सौंपना पड़ा। ऐसा लगा जैसे उनकी जमीन उनसे एक एक इंच छिनती जा रही हो और सीमाएं लगातार पीछे धकेली जा रही हों। लेकिन सिर्फ जमीन ही नहीं गई, अहोम राज्य पर भारी आर्थिक बोझ भी डाल दिया गया। 3 लाख तोले चांदी और 90 हाथियों का तुरंत भुगतान उनकी मजबूरी बन गया। इसके साथ ही हर साल 20 हाथियों का नजराना देना भी तय हुआ, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि वे अब किसी और की शक्ति के नीचे आ गए हैं। सबसे दर्दनाक शर्त थी राजा जयध्वज सिंह की इकलौती पुत्री रमणी गाभरू को मुगल हरम में भेजना। एक पिता के लिए ये सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि दिल चीर देने वाला त्याग था।
इन सभी शर्तों के साथ अहोम राजा को मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उस दिन से मानो पूरे असम पर एक ऐसा बोझ आ गया जिसे हटाने का सपना हर अहोम योद्धा, हर आम नागरिक और बाद में लचित बोरफुकन जैसे नायकों ने अपने दिल में जगा लिया। राजा जयध्वज सिंह इस अपमान को सहन नहीं कर सके। अपनी पुत्री को मुगलों को सौंपने का दुख और राज्य की दुर्दशा ने उन्हें तोड़ दिया। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने चचेरे भाई और उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह से शपथ ली, मेरे सीने पर यह पत्थर रखा है, इसे हटाना तुम्हारा कर्तव्य है, मुगलों के इस कलंक को धो डालना। नवंबर 1663 में जयध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और चक्रध्वज सिंह गद्दी पर बैठे। उनका पहला वाक्य था, मैं किसी अन्य राजा के अधीन रहकर अपनी रोटी खाने की बजाय मृत्यु को गले लगाना पसंद करूंगा। यहीं से अहोम पुनरुत्थान की कहानी शुरू हुई। अहोमों के इस पुनरुत्थान को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिस व्यक्तित्व का चयन किया गया वो थे लचित बोरफुकन। लचित का जन्म 24 नवंबर 1622 को चराई देव में हुआ था। वो शाही रक्त से नहीं थे, लेकिन एक अत्यंत प्रभावशाली कुलीन परिवार से आते थे। वो मोमाई तमुली, बोर बरुआ और कुंती मोरान के सबसे छोटे पुत्र थे। लचित के पिता मोमाई तमुली अहोम इतिहास के एक दिग्गज प्रशासक थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने ही पाइक प्रथा को संहिताबद्ध किया था और 1639 की संधि में मुख्य वार्ताकार थे। लचित की परवरिश एक ऐसे वातावरण में हुई जहां राज्य की सुरक्षा और प्रशासन की बातें दैनिक चर्चा का हिस्सा थीं। लचित को पारंपरिक अहोम शास्त्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे गीता और महाभारत और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी गई। उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के साथ साथ नौसैनिक युद्ध का विशेष प्रशिक्षण मिला। लेकिन जब वो बड़े हुए तो लचित को सीधे सेनापति नहीं बनाया गया। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर नीचे से ऊपर का सफर तय किया। पहले उन्हें हेंस्टीधरा तमुली बनाया गया, एक छोटा सा पद, एक कनिष्ठ अधिकारी, जहां उनके सामने कोई बड़ा सैन्य रौब नहीं था, बस कर्तव्य और सीखने का मौका था। यहीं से लचित ने अनुशासन और प्रशासन की बुनियादी बातें समझनी शुरू की। धीरे धीरे वे 16 धरा बरुआ बने, राजा के स्कार्फ बियरर। ये नाम भले साधारण लगे, लेकिन पद बहुत बड़ा था। अब वे राजा के सबसे करीब खड़े होते, उनके आदेश सुनते, उनकी योजनाएं समझते और राज्य के गुप्त निर्णयों के साक्षी बनते। ये वो दौर था जहां लचित राजनीति, राजदरबार और रणनीति की बारीकियों से रूबरू हुए, कुछ वैसे ही जैसे आज कोई प्रधान सचिव देश के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा होता है। इसके बाद वे घोरा बरुआ बने, शाही अस्तबल के प्रमुख। यहाँ उन्होंने सीखा कि एक सेना केवल तलवारों और सैनिकों से नहीं चलती, भोजन, घोड़े, हाथी और हर छोटी बड़ी रसद पर निर्भर होती है। प्रबंधन की ये कला उन्हें बाद के युद्धों में बेहद काम आई। फिर उन्हें दोलक सारिया बरुआ की जिम्मेदारी मिली, शाही रक्षकों के प्रमुख। अब वे राजा की सुरक्षा के संरक्षक थे। इस पद ने उनकी नेतृत्व क्षमता और अनुशासन को और निखारा। अंत में लचित को सिमुलगढ़ किले का कमांडर बनाया गया। यही वो मंच था जहां उन्होंने पहली बार युद्ध की धड़कन को पास से महसूस किया। किले की दीवारों में गूंजती जिम्मेदारी, चौकियों की निगरानी और रक्षात्मक रणनीतियों की जटिलता, इन सभी अनुभवों ने मिलकर उन्हें वो योद्धा बनाया जिसकी क्षमताओं को राजा एक दिन नजरअंदाज नहीं कर सके। और इसी तरह एक साधारण अधिकारी से शुरू हुआ लचित का रास्ता उन्हें महान सेनापति बनने तक ले गया। जब 1667 में राजा चक्रध्वज सिंह ने मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ने का निर्णय लिया, तो उन्हें एक ऐसे सेनापति की तलाश थी जो पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों युद्ध शैलियों में माहिर हो। लचित की निष्ठा और अनुशासन को देखते हुए राजा ने उन्हें बोरफुकन नियुक्त किया। बोरफुकन का पद पश्चिमी असम के वायसराय और सेनापति का होता था। नियुक्ति के समय राजा ने लचित को एक सोने की मूठ वाली तलवार, जिसे हैंगदांग कहा जाता है, भेंट की और कहा, जाओ और गुवाहाटी को वापस लाओ। लचित ने कमान संभालते ही अहोम सेना का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि मुगलों से हार का मुख्य कारण अहोम सैनिकों में अनुशासन और मनोबल की कमी थी। लचित बोरफुकन ने जब असम की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने सिर्फ सेना को मैदान में नहीं उतारा, उन्होंने पूरे युद्ध तंत्र को भीतर से बदल दिया। उनकी तैयारियां देखने में साधारण लग सकती हैं, पर दरअसल वे दूरदृष्टि
और सूक्ष्म रणनीति का बेहतरीन उदाहरण थीं। सबसे पहले उन्होंने हथियारों पर ध्यान दिया। लचित जानते थे कि मुगलों से लड़ना है तो ताकत बराबर करनी होगी। उन्होंने युद्ध स्तर पर हथियारों का उत्पादन शुरू करवाया। नई तोपें ढाली गईं, तेज धार वाली तलवारें बनाई गईं, हजारों युद्ध नौकाएं तैयार की गईं और बारूद के बड़े भंडार जमा किए गए। असोम की धरती और नदी दोनों को हथियार बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण की दिशा बदली। लचित समझते थे कि ब्रह्मपुत्र ही असम की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए सैनिकों को नदी युद्ध की विशेष कला सिखाई गई। कैसे पानी की धार के सहारे लड़ाई जीती जाती है, कैसे रात के अंधेरे में दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता है। उनकी सेना सिर्फ जमीन की नहीं, पानी की भी माहिर बन गई। लेकिन युद्ध केवल ताकत से नहीं, जानकारी से भी जीता जाता है। इसलिए लचित ने एक मजबूत गुप्तचर नेटवर्क खड़ा किया। उनके जासूस मुगल कैंपों में घुसकर उनकी तैयारियों, सैनिकों की संख्या और योजनाओं की खबरें लाते। ये जानकारी लचित के लिए हथियार से कम नहीं थी, सबसे महत्वपूर्ण था सेना का मनोबल। लचित ने हर सैनिक को समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं है, ये उनके घरों, उनकी संस्कृति और उनके अस्मिता की रक्षा की लड़ाई है। ये बात सैनिकों के दिल में उतर गई और यही भावना आगे चलकर चमत्कार कर गई। फिर अगस्त 1667 की एक बरसाती रात में लचित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों से एक साथ आक्रमण किया। अहोम सेना ने बिजली की गति से कजली और सोनापुर के मुगल ठिकानों पर कब्जा कर लिया। उनका मुख्य लक्ष्य गुवाहाटी और इटाखुली का किला था। नवंबर 1667 में अहोमों ने इटाखुली किले को घेर लिया। एक भयंकर युद्ध के बाद मुगल फौजदार सैयद फिरोज खान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर दिसंबर 1667 तक अहोमों ने मुगलों को मानस नदी तक खदेड़ दिया, जिससे गुवाहाटी वापस अहोम साम्राज्य का हिस्सा बन गया। जब दिल्ली में औरंगजेब को गुवाहाटी के पतन की खबर मिली तो वो स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगली समझे जाने वाले अहोमों ने उसकी शाही सेना को हरा दिया है। उसने इसे व्यक्तिगत अपमान माना। औरंगजेब ने तुरंत एक जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। उसने अपने सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली राजपूत राजाओं में से एक अंबर के राजा राम सिंह प्रथम को असम अभियान की कमान सौंपी। राम सिंह का चयन केवल उनकी सैन्य योग्यता के कारण नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चाल भी थी। औरंगजेब को संदेह था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा से भागने, जो कि 1666 में, राम सिंह और उनके पिता मिर्जा राजा जयसिंह का हाथ था। राम सिंह को असम भेजना एक तरह का निर्वासन या सजा थी। औरंगजेब चाहता था कि राम सिंह असम के जंगलों में फंसकर रह जाएं या मारे जाएं। इसमें राम सिंह के साथ एक विशाल और विविध सेना भेजी गई, जिसमें 21 राजपूत राजा और उनके दल, 4000 कुलीन राजपूत घुड़सवार, 30,000 मुगल पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 500 शाही तोपची और 40 बड़े वॉरशिप्स। ये सेना किसी भी सामान्य राज्य को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। राम सिंह ने स्वयं को अजेय मानकर असम की ओर कूच किया, लेकिन मुगल सैनिकों के मन में असम के प्रति गहरा डर व्याप्त था। उनका मानना था कि असम जादू टोने और डायनों की भूमि है। किंवदंतियां थीं या कहूं तो लोक कथाएं थीं कि वहां नदियां उल्टी बहती हैं और सैनिक गायब हो जाते हैं। अपने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए राम सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से साथ चलने का अनुरोध किया। गुरु तेग बहादुर जी ने शांति दूत के रूप में साथ जाने की सहमति दी। उनका उद्देश्य रक्तपात को रोकना और वहां के लोगों को आध्यात्मिक संदेश देना था। असम पहुंचने पर गुरुजी ने धुबरी में अपना पड़ाव डाला, जहां आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा दमदमा साहिब स्थित है। गुरुजी ने अहोम और मुगल सेनाओं के बीच शांति स्थापित करने के कई प्रयास किए, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था। गुवाहाटी पहुंचने पर राम सिंह ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसने लचित को पत्र लिखा कि अहोम गुवाहाटी खाली कर दें और बदले में मुगलों से मित्रता का हाथ बढ़ाएं। लचित ने इस समय का उपयोग अपनी किलेबंदी को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने राम सिंह को उलझाए रखा। इस दौरान एक प्रसिद्ध कूटनीतिक आदान प्रदान हुआ, जिसमें राम सिंह अपने संदेश में लचित को अफीम के दानों से भरी एक थैली भेजी और संदेश था, मेरी सेना इन दानों की तरह अनगिनत और घनी है। जिसमें लचित ने जवाब में एक बांस की नली में रेत भरकर भेजी और उत्तर दिया, अफीम के दानों को तो पीसकर पेस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन मेरी सेना रेत के कणों की तरह है, अनगिनत, सख्त और जिसे न तो पीसा जा सकता है
और न ही निगला जा सकता है। इस जवाब ने स्पष्ट कर दिया कि अहोम झुकने वाले नहीं हैं। 1669 के मध्य तक छोटी मोटी झड़पें होती रहीं। लचित ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई और मुगलों को खुले मैदान में लड़ने का मौका नहीं दिया। इससे राम सिंह हताश हो गया। राम सिंह ने अहोम राजा चक्रध्वज सिंह को सीधे उकसाया। उसने चुनौती दी कि अहोम चूहों की तरह छिपे हुए हैं, जिससे राजा चक्रध्वज सिंह इस ताने को सहन नहीं कर सके। उन्होंने लचित के विरोध के बावजूद आदेश दिया कि मुगलों पर खुले मैदान में सीधा हमला किया जाए। राजा ने धमकी दी कि यदि हमला नहीं हुआ तो वो जनरलों को दंड देंगे। लचित जानते थे कि ये एक जाल है। अहोम पैदल सेना मुगलों की भारी घुड़सवार सेना का सामना खुले मैदान में नहीं कर सकती थी, लेकिन राज आज्ञा सर्वोपरि थी। इसलिए 5 अगस्त 1669 को उत्तरी गुवाहाटी के अलाबोई के मैदानों में युद्ध हुआ। शुरुआत में अहोमों को सफलता मिली। उन्होंने मुगल पैदल सेना को पीछे धकेल दिया और मीर नवाब को बंदी बना लिया। लेकिन जैसे ही अहोम सैनिक खुले मैदान में आए, आम सिंह ने अपनी आरक्षित राजपूत घुड़सवार सेना को उतार दिया। परिणाम विनाशकारी था। कुछ ही घंटों में 10,000 अहोम सैनिक मारे गए। ये एक तरफा नरसंहार था। अलाबोई की हार अहोमों के लिए मनोबल तोड़ने वाली थी, लेकिन लचित ने इस आपदा में भी नेतृत्व की मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी बची हुई सेना को कुशलतापूर्वक पीछे हटाया और उन्हें सुरक्षित किलों में वापस ले आए। उन्होंने राजा को लिखा, महाराज, आज हमने 10,000 वीर खोए हैं, लेकिन युद्ध अभी शेष है। मुगलों ने एक लड़ाई जीती है, युद्ध नहीं। उन्होंने सैनिकों को समझाया कि मुगलों को केवल जल और पहाड़ियों में ही हराया जा सकता है। अलाबोई ने लचित की रणनीति को सही साबित कर दिया। मुगलों से उनकी शर्तों पर नहीं लड़ा जा सकता। अलाबोई के बाद युद्ध कुछ समय के लिए थम गया। राजा चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उदयादित्य सिंह नए राजा बने। फिर 1671 में राम सिंह ने गुवाहाटी पर अंतिम और निर्णायक हमले की तैयारी की। लचित ने गुवाहाटी को एक अभेद्य किले में बदल दिया। उन्होंने ब्रह्मपुत्र के दोनों तटों पर इटाखुली, कामाख्या, अश्वक्रांता मिट्टी की ऊंची दीवारें बनवाईं। नदी के बीच में नावों को जंजीरों से बांधकर एक अस्थायी पुल बनाया गया ताकि मुगल जहाज आसानी से न गुजर सकें। उन्होंने पानी के नीचे नुकीले बांस भी लगवाए। रक्षा तैयारियों के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने लचित को एक किंवदंती बना दिया। गुवाहाटी के एक महत्वपूर्ण रक्षा बिंदु पर रात भर में मिट्टी की दीवार खड़ी करनी थी। ये जिम्मेदारी लचित ने अपने सगे मामा को सौंपी थी। जब लचित रात में निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काम रुका हुआ है और मजदूर सो रहे हैं। मामा भी आराम कर रहे थे। पूछने पर मामा ने बहाना बनाया कि मजदूर थक गए थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, देशोत कोई मुमाई डांगोर न होई, अर्थात मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। इस घटना ने पूरी सेना को झकझोर दिया। सैनिकों ने रात भर में दोगुनी गति से काम किया और सुबह होने से पहले दीवार तैयार कर दी। उस स्थान को आज भी मोमाई कोटागढ़ कहा जाता है। इसने संदेश दिया कि इस युद्ध में किसी भी प्रकार की ढिलाई की सजा केवल मृत्यु है। मार्च 1671 आते आते लचित गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार था और वे बिस्तर से उठने में असमर्थ थे। ये अहोम सेना के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि उनका मुख्य रणनीतिकार और प्रेरणा स्रोत अस्वस्थ था। लेकिन सराय घाट की लड़ाई इतिहास की उन दुर्लभ लड़ाइयों में से एक है जो पूरी तरह से नदी पर लड़ी गई। ये एक नदी नौसैनिक युद्ध था। मुगलों की रणनीति अपनी भारी तोपों और बड़े जहाजों का उपयोग कर अहोम रक्षा पंक्ति को तोड़ने की थी। राम सिंह ने अपने एडमिरल मुन्नवर खान को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया। इसके विपरीत लचित की रणनीति अपनी छोटी बछारी नावों की गतिशीलता पर निर्भर थी। उन्होंने नदी के सबसे संकरे हिस्से सराय घाट को युद्ध क्षेत्र चुना, जहां मुगलों के बड़े जहाज अपनी पूरी क्षमता से नहीं मुड़ सकते थे। मार्च के मध्य में युद्ध शुरू हुआ। मुगलों का आक्रमण इतना भीषण था कि अहोम सेना पीछे हटने लगी। अहोम एडमिरल और सैनिक हताश हो रहे थे। उन्हें लगा कि बिना लचित के नेतृत्व के वे हार जाएंगे। जब लचित ने अपनी खिड़की से देखा कि उनकी सेना भाग रही है, तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, मुझे बिस्तर समेत नाव पर ले चलो। हालांकि डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन लचित नहीं माने। नाव पर लेटकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, जब मेरा देश जल रहा है और मेरे सैनिक मर रहे हैं तो मैं यहाँ आराम कैसे कर सकता हूँ। जाओ, कायरों की तरह भाग जाओ। मैं अकेला लड़ूंगा और यहीं मरूंगा। जाकर राजा को बता देना कि उनके सेनापति ने पीठ नहीं दिखाई। ये दृश्य अकल्पनीय था। एक बीमार सेनापति जो खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो सबसे आगे की नाव पर था। इस दृश्य ने भागते हुए सैनिकों को शर्मिंदा कर दिया।
उनमें एक नया जोश भर गया। वे वापस मुड़े और जय अहोम, जय लचित के नारों के साथ मुगलों पर टूट पड़े। अहोमों ने त्रिकोणीय व्यूह बनाया और मुगलों को तीनों ओर से घेर लिया। छोटी बछारी नावें मुगलों के बड़े जहाजों के बीच घुस गईं और पाइक सैनिकों ने तलवारों और भालों से हमला शुरू कर दिया। नदी में कोहराम मच गया। युद्ध के निर्णायक क्षण में मुगल एडमिरल मुन्नवर खान, जो अपने जहाज पर था, एक गोली का शिकार बना। कुछ स्रोतों के अनुसार वह हुक्का पी रहा था जब उसे गोली लगी। एडमिरल की मौत से मुगल सेना नेतृत्व विहीन हो गई। बड़े जहाज आपस में टकराने लगे। अहोमों ने इस अराजकता का फायदा उठाया और हजारों मुगल सैनिकों को मार गिराया। लगभग 4000 मुगल सैनिक मारे गए और उनकी नौसेना नष्ट हो गई। राम सिंह, जो किनारे से अपनी हार देख रहा था, वो विवश था। उसने अपनी बची हुई सेना के साथ पीछे हटने का आदेश दिया। अहोमों ने उन्हें मानस नदी तक खदेड़ दिया। सरायघाट की विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये अहोम अस्मिता की जीत थी। इस युद्ध ने सुनिश्चित कर दिया कि असम मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे मुगलों का पूर्वोत्तर विस्तार का सपना हमेशा के लिए टूट गया। विजय के कुछ ही समय बाद अप्रैल 1672 में बीमारी के कारण लचित बोरफुकन का निधन हो गया। उन्होंने अपनी मातृभूमि को सुरक्षित देखकर अंतिम सांस ली। जोरहाट के पास होलोंगा पार में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज भी उनकी समाधि स्थित है। ये स्थल आज शौर्य और बलिदान का तीर्थ है। लचित बोरफुकन की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, वो आज भी हमारे भीतर जीवित है। समय बदल चुका है, लेकिन लचित की प्रेरणा आज भी उतनी ही प्रखर है जितनी सरायघाट की लहरें। साल 1999 से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के हर बैच में जो कैडेट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसे लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। ये सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि भारतीय सेना की तरफ से लचित के रणनीतिक कौशल और राष्ट्रभक्ति को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। जब भी कोई युवा कैडेट ये पदक पहनता है, ऐसा लगता है जैसे लचित स्वयं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हों। जोरहाट की धरती पर उनकी 125 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वैलर खड़ी है। दूर से देखने पर यह प्रतिमा ऐसे लगती है मानो सदियों से कोई वीर प्रहरी असम की सीमा की रक्षा कर रहा हो। ये मूर्ति सिर्फ धातु की नहीं, बल्कि लचित के अदम्य साहस और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतीक है। हर साल 24 नवंबर को पूरे भारत में लचित दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि वो दिन है जब हम इस सच्चाई को याद करते हैं कि एक राष्ट्र की रक्षा केवल हथियारों से नहीं होती, उसके पीछे देशभक्ति, त्याग और अटूट इच्छा शक्ति का हृदय होता है। लचित बोरफुकन का जीवन हमें एक ही संदेश देता है, युद्ध संसाधनों से नहीं, बल्कि संकल्प से जीते जाते हैं। शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन यदि आत्मा में राष्ट्र प्रेम की आग जल रही हो, तो वो किसी भी साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। आज भी सरायघाट की हवाएं मानो फुसफुसाकर कहती हैं, देश से बड़ा कोई नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको लचित बोरफुकन की ये अद्भुत गाथा दिल की गहराइयों तक छू गई होगी। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही जोश जगा दिया है जो असम के योद्धाओं की रगों में दौड़ता था, तो कमेंट में जरूर लिखें जय लचित, ताकि पूरी कमेंट सेक्शन एक बार फिर उसी वीरता से गूंज उठे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही महानायक नायिकाओं की दास्तानें सुनना चाहते हैं, तो आप रानी अब्बक्का चौटा की कहानी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। वही समुद्र की शेरनी जिसने पुर्तगालियों को उनके जहाजों समेत समुद्र में खदेड़ दिया था। उसकी कहानी जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक कर दीजिए और साथ ही कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस वीर पर सुनना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीर गाथा को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में। जय भारत, जय असम।